हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि हम सुपर टेट की सीरीज में अपने सब्जेक्ट शिक्षण कौशल के बारे में बात कर रहे थे, पिछली क्लासेस में हम अपनी क्लासेस करते आ रहे हैं। 4 से 5 क्लासेस हमने कर ली है। उसमें हमने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और शिक्षण की विधियां, शिक्षण के कौशल, इन सब चीजों के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हुए चले आ रहे थे। आज का जो हमारा प्रोफेशनल टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के बारे में। मैंने सारी चीजें नोट कर ली हैं ताकि आपका ज्यादा समय खराब ना हो और कम टाइम में हम ज्यादा चीजों को समझ पाए। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और चीजों को दूसरों के साथ शेयर भी करें। अगर आपके कोई फ्रेंड, कोई साथी सुपर टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम, डिफेंस एग्जाम या फिर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड्स की सारी क्लासेस हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं 5 तारीख से 5 मार्च से। तो आते हैं अपना बेसिक जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं, फिर मैं चीजों को और अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो इसका मतलब क्या होता है? शैक्षिक प्रशासन मतलब एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इसका गवर्नेंस जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कोई एक कॉलेज है, कॉलेज लाइक है, ये कोई एरिया है, ये कॉलेज है, इसको बोल देते हैं कोई एक कॉलेज का नाम है ये। तो इसको मैनेज करने के लिए जो हमें टीम्स चाहिए होगी, जो टीचर्स वहां रखे जाएंगे, वहां पे एक मैनेजमेंट करने वाला सिस्टम होगा, एक प्रिंसिपल होगा, प्रधानाध्यापक होगा, वहां बच्चे भी होंगे और सारी चीजों को जब पूरे तरीके से मैनेज कर लिया जाएगा, लाइब्रेरी होगा, फैसिलिटीज होगी और वहां पे क्लासेस हैं आपकी, बाकी जो सारी चीजों को मिला के एक विद्यालय में जो जो सुविधाएं होती हैं व्यक्तियों से लेके वहां की चीजों तक, मतलब फैसिलिटीज से लेके वहां जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर और जो पढ़ रहे हैं, और वहां जितनी भी फैसिलिटीज है, तो इस चीज को मैनेज करने के लिए इस चीज को बोला जाता है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ठीक है, इसमें आपका ये भी आ जाता है कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र क्या क्या है, जो इसका एरिया है, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं इसके मुख्यतः। आपका क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी बनता है। तो इसमें आपको कितने बताने हैं? इसमें होते हैं 3। कौन कौन से? अकादमिक क्षेत्र हो गया, प्रशासनिक क्षेत्र हो गया, वित्तीय क्षेत्र हो गया। हम ये इसी विद्यालय की बात कर रहे हैं कि विद्यालय जो हमारा ए था वहां पे अकादमिक क्षेत्र होगा, तो इसमें आपके टीचर्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके टीचर्स को रख दिया जाता है। प्रशासनिक में आपका प्रधानाध्यापक आ जाएंगे। ठीक है, वित्तीय में आपका आ जाएगा वहां पर जो मैनेजमेंट होगा। ठीक है, वहां का जो मैनेजमेंट देखने वाला, वहां का जो प्रशासनिक अधिकारी होगा, जो वहां को फाइनेंशियल चीजें देख रहा होगा, जो वित्तीय सहायता उसके विद्यालय को मिल रही है या फिर वो फाइनेंशियल चीजें आपकी अपनी कहां से पूरी कर रहा है, तो उस चीज को वित्तीय क्षेत्र बोला जाता है। तो इन चीजों, जब तीनों चीजों को हम मिला देते हैं, तो इन चीजों तीनों को मिलाने के बाद हमारा एक विद्यालय का प्रबंधन, मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो पाता है। तो ये चीज अब आपको क्लियर हो गई। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो आप बताएंगे 3: अकादमिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र। ठीक है, अकादमिक क्षेत्र में क्या आता है? टीचर्स हो गए जो वहां पे पढ़ाते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में हो गए प्रधानाध्यापक, जो टीचर्स को मैनेज करेगा कि कौन सा टीचर क्या क्या काम कर रहा है, वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे होंगे सबको मैनेज कौन करेगा? प्रधानाध्यापक, जो ऑर्डर्स देगा। ठीक है, और वित्तीय क्षेत्र हो गया कि वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानाध्यापक टीचर्स को जो फाइनेंशियल हेल्प, मतलब जो सैलरी वगैरह मिल रही है, बच्चों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, बाकी चीजें की जा रही, जो मतलब पैसे से रिलेटेड है, वो सारी चीजें ये वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। सेकंड, इसके बाद थिंग आपकी आती है वो है विद्यालय प्रबंधन समिति के कर्तव्य। मतलब ये समिति हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ पे विद्यालय प्रबंधन समिति होगी, उसके जो कर्तव्य है उनके बारे में बात की गई है। तो इनको अभी हम नहीं देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट जो चीज है आपकी विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के बाद हम वो डायरेक्ट फिर ये देखेंगे। आपका फ्लोइंग चार्ट इस तरीके से चलता चला जाएगा आगे, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन समिति के कर्तव्य जो है पहले हम समझते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन समिति होती क्या है? चाहे तो हम यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें पहले इन चीजों को समझना होगा, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति जो आपकी है, विद्यालय प्रबंधन प्रणाली एवं समिति। ठीक है, तो प्रणाली क्या है? प्रणाली के अंतर्गत ये आ जाता है कि 2 टाइप की प्रणाली होती है। जैसे कि आपका एक तो गवर्नमेंट स्कूल हो गया, एक आपका प्राइवेट स्कूल हो गया। ठीक है, तो इस प्रणाली में एक तंत्री, बहुतंत्री, जनतंत्री, तीनों तरीके से हो जाता है। तो वन सेल्फ, जो सेल्फ हो गया आपका, और बहुतंत्री जिसमें मतलब कई लोग मिलकर मैनेजमेंट को मैनेज कर रहे हैं, कोऑपरेटिव थिंक होगी। और अब फिर आपका आ गया इसमें जनतंत्री। जनतंत्री में आपका गवर्नमेंट स्कूल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपकी हो जाएंगी। तो विद्यालय प्रबंधन प्रणाली को कितने प्रकार भागों में बांटा गया है? तो आपका आंसर होगा 3। ठीक है, एक तंत्री, बहुतंत्री और जनतंत्री। ठीक है,
इसके बाद आपका जो मैं बता रहा हूं, इस प्रणाली के अंतर्गत इसको डिवाइड कितनी चीजों में किया गया है, तो वो आपका हो जाएगा सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय। तो सरकारी विद्यालय में कौन कौन सी चीजें आपकी होती हैं जो एक सरकारी विद्यालय को सरकारी विद्यालय के रूप में मान्यता दिलवाती हैं। तो इसमें पहली चीज आपकी आ जाती है सरकारी विद्यालय हो गया। यहाँ पे सरकारी कर्मचारी होगा, एक प्रधानाध्यापक होगा, उसके अंडर में नीचे कर्मचारी होंगे, फिर वहां पे छात्र होंगे, अभिभावक होंगे। ठीक है, यहाँ छात्र और अभिभावक को भी शामिल किया जाता है। लेकिन प्राइवेट, जब हम निजी विद्यालय की बात करते हैं, निजी विद्यालय में, तो यहाँ एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, कोषाध्यक्ष, और फिर आपका सचिव आ जाता है। ठीक है, कोषाध्यक्ष का एक सचिव बोल दिया जाता है, सेक्रेटरी जो बोला जाता है, अध्यक्ष का भी एक सेक्रेटरी होता है। तो यहाँ पे अभिभावक और छात्र का कोई लेना देना नहीं है। आप दोनों चीजों में डिफरेंस देख सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल किस तरीके से काम कर रहा है और प्राइवेट स्कूल किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये चीजें आप यहाँ से डायरेक्ट समझ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि सरकारी विद्यालय के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं। तो वहां पे सरकारी विद्यालय लिख देगा, फिर उसमें लिख देगा प्रधानाध्यापक, छात्र, अभिभावक, कोई एक ऑप्शन दूसरा दे देगा। तो इसमें से तीनों आपके हो जाएंगे। जो ऑप्शन आपको अलग दिया गया वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निजी विद्यालय में भी आपका क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा, अध्यक्ष लिख देगा, कोषाध्यक्ष या सचिव, तीनों ऑप्शन देगा, तीनों सही है, उसमें से एक ऑप्शन आपको गलत दे देगा, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, इतना सब समझने के बाद इस प्रणाली की हमने संरचना को समझ लिया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो स्कूल्स का स्ट्रक्चर है शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत, हमारे जो स्कूल्स विद्यालय हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको हमने यहाँ समझा कि सरकारी विद्यालय में सरकारी कर्मचारी भी होता है, प्रधानाध्यापक भी होता है, उनके नीचे भी कर्मचारी, छात्र फिर आ जाते हैं, फिर अभिभावक आ जाते हैं। या अभिभावक और छात्र को भी महत्वता, इंपॉर्टेंस दी जाती है। निजी विद्यालय में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इनको ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। या अभिभावक और छात्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। सीधा आपका फिर हो गया विद्यालय प्रबंधन प्रणाली के प्रकार 3 है। इसकी संरचना क्या है बता दिया मैंने, पूरा ही लिखा है, जैसा लिखा जस्ट नोट करते चले जाए। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है प्रणाली के बाद समिति, एवं समिति भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। विद्यालय प्रबंधन प्रणाली, फिर इसकी एक समिति भी होती है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ये काम कर रहे हैं, तो इनका काम क्या है, क्या क्या तरीके से काम कर सकते हैं, इस समिति का मतलब क्या है, इसको समिति ही बोल दिया गया ना पूरा। सरकारी कर्मचारी होगा, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी, अभिभावक, छात्र, ये सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे, एक समिति के तौर पे काम कर रहे हैं, एक समिति हो गया। ठीक है, तब वहां से आके फिर हम यहाँ देखते हैं कि विद्यालय प्रबंधन समिति के कर्तव्य क्या क्या हैं, इनके जो मूल कर्तव्य हैं जो बोला जाता है वो क्या क्या है इनके। तो विद्यालय का विकास करना, विद्यालय का विकास करने से मतलब है कि यहाँ पे जो हमने लिख रखा है कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, प्रधानाध्यापक है, तो प्रधानाध्यापक का यहाँ पे रोल हो जाता है कि वो विद्यालय का डेवलपमेंट करे, क्योंकि जब वो डेवलपमेंट करेगा तब वहां पे और स्टूडेंट्स पढ़ने आएगा, वहां जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, उसके बाद अनुदान प्राप्ति। अनुदान प्राप्ति से मतलब ये है कि जो समिति है वो चीजों को लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग अग्रसर हो सके चीजों को उन तक देने के लिए, कि वो फाइनेंशियल हेल्प उस स्कूल को प्रोवाइड करवा पाए। क्योंकि कई बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे भी होते हैं जहाँ सुविधाएं अच्छी नहीं हो पाती, गवर्नमेंट के इतना बावजूद करने के बावजूद भी बच्चे नहीं आते हैं पढ़ने। तो वजह क्या है, क्योंकि वहां लोग चाहते हैं कि सरकारी स्कूल, वहां तो कोई फैसिलिटीज ही नहीं है, पानी को लेकर हो गया, बैठने की व्यवस्था को लेकर, बेंच वगैरह हो गई, बोर्ड्स नहीं है, बाकी चीजें भी नहीं है। तो वहां टीचर्स अपनी सैलरी इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इतना सैलरी मिलती भी नहीं है। ठीक है, ऐसा उस लेवल पे जो हम सोच रहे तब, लेकिन आज के टाइम ऐसा नहीं, आज के टाइम पे सैलरी भी अच्छी है। तो अनुदान प्राप्ति के बारे में भी जो हमारी समिति होगी, विद्यालय प्रबंधन समिति होगी, वो काम करेगी। विद्यालय प्रबंधन समिति अनुदान के प्रति भी काम करेगी। ठीक है, फिर पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन। अब यहाँ पे टीचर्स जो है, कर्मचारी वहां लिख दिया, वहां टीचर्स लिख सकते हैं आप, वैसे कर्मचारी लिखें तो ज्यादा सही रहेगा, समझने में आसानी रहेगी। तो पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन मतलब पढ़ाई से संबंधी जो है, सिलेबस से रिलेटेड है, उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनका वहां पे प्लानिंग करना, वहां पे बच्चों को प्रोवाइड करना ताकि वो चीजों को और अच्छे से बता सके और अच्छे से समझा सके स्टूडेंट्स को। ठीक है, फिर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। अब इस समिति का एक महत्व ये भी आ जाता है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी देना होगा ताकि वहां पे जो बच्चे, गरीब बच्चे
नहीं पढ़ पा रहे, पैसे नहीं दे पा रहे, वो भी वहां पढ़ने आ सके। और शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम आपका बोला जाता है, उसके अंतर्गत बच्चों को चीजें मिल पाए, जिसमें आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी हो गई, पूरा आपको अब रिलेटेड समझ में आ गया। शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आ गया आपका शैक्षिक प्रबंधन किसको बोला जाता है, तो हमने विद्यालय की बात की। विद्यालय में आपका फिर विद्यालय प्रबंधन के क्या क्या पार्ट हैं, कितनी चीजों से मिलकर एक विद्यालय बनता है, 3 हमने बता दी। फिर इसके बाद विद्यालय प्रबंधन की प्रणाली क्या होती है, तो हमने 3 देख लिया यहाँ पे। फिर इस प्रणाली की संरचना में क्या है और क्रियाएं क्या है, फिर क्रियाएं देखेंगे। संरचना हमने देख लिया कि 2 टाइप के आपके स्कूल्स होते हैं, एक तो गवर्नमेंट, एक आपका प्राइवेट। ठीक है, फिर यहाँ पे जो समिति है, इसके अंदर समिति की बात करते हो, समिति के जो कर्तव्य है इसको देखने के बाद इस समिति के कुछ कर्तव्य भी हैं, तो हमने कर्तव्य भी देख लिया। ठीक है, अब इस जो समिति है इसकी कुछ क्रियाएं भी हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं तो उनको देखेंगे। क्रियाओं में क्या आ जाता है, तो इनकी टोटल आपकी 9 क्रियाएं हो जाती हैं। 9 क्रियाओं में ये है कि नियोजन करना, संगठन, निर्देशन, संप्रेषण, समन्वय स्थापित करना, मूल्यांकन, रिपोर्ट तैयार करना, निर्णय लेना और बजट बनाना। अब यहाँ पे हर वर्ड का एक अलग अलग मतलब है। यहाँ पे नियोजन से मतलब है, प्लानिंग से मतलब हो जाता है कि चीजों को अच्छे तरीके से प्लान करना, ताकि वहां पे स्कूल्स में मैनेजमेंट अच्छे तरीके से काम करता रहे। इसके अंतर्गत जो सारे लोग हैं, सबको कोई भी दिक्कत ना हो, सारे लोग अच्छी तरीके से काम कर पाए। ठीक है, बजट बनाना, सबकी जरूरतों को देख के कैसा बजट तैयार करना कि पूरे साल भर की चीजें वहां पे प्रोवाइड हो पाए, बार बार बच्चों को इधर उधर या फिर वहां के कर्मचारी को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, निर्णय लेना, संगठन, संगठन का मतलब लोगों को जोड़ना अपने विद्यालय से, ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ना जो वहां पे महीने या कुछ कुछ दिनों के बाद, कुछ कुछ 2-2, 3-3 महीने के बाद, हफ्तों के बाद वहां पे आते रहे, जिससे कि बच्चे मोटिवेट होते रहे। ऐसे संगठनों को साथ जोड़ना है ताकि बच्चे भी उन चीजों को सीख पाए। निर्णय लेने से मतलब है ऐसे डिसीजंस लेना जिससे कि बच्चों का भी हित हो और वहां की जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भी हित हो, किसी का अहित ना हो। ठीक है, फिर आपका रिपोर्ट तैयार करना, जो वहां पे चीजें हो रही उनकी एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करना जिससे हम पता लगा सके कि हम अभी किस फील्ड में पीछे हैं और हमने किस फील्ड में अच्छा किया है। ठीक है, निर्देशन, निर्देशन से मतलब हो जाए प्रधानाध्यापक निर्देशन देगा, सब टीचरों को बताएगा कि आपको ऐसे ऐसे मैनेज करना है, क्लास 1 को ऐसे, क्लास 2 को ऐसे, क्लास 3 को ऐसे, क्लास 4 को ऐसे। तो चारों चीजों को आपको मैनेज, 5 क्लासेस 6 से 8 कोई भी हो, या सारे क्लासेस की बात हो रही है। ठीक है, तो निर्देशन में आपका मुख्यतः हो जाता है प्रधानाध्यापक ही निर्देशन देगा। संप्रेषण मतलब प्रधानाध्यापक को भी ऐसा संप्रेषण स्थापित करना है अपने कर्मचारियों के साथ कि वो उनकी बात का इंपैक्ट उन पे पड़े, और टीचर्स को भी अपना संप्रेषण ऐसा स्थापित करना है कि बच्चे उनकी चीजों को समझ पाए अच्छे से। ठीक है, समन्वय स्थापित करना, वही चीज मैंने बोल दी है, संप्रेषण समन्वय एक ही चीज हो जाती है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा होना चाहिए पूरी टीम का, पूरे मैनेजमेंट का, जैसे कि हमारी टीच मंत्रा की टीम है, हमारा कोऑर्डिनेशन ऐसा है, हमारा मैनेजमेंट ऐसा है कि हम एक दूसरे को एज आ टीचर्स भी हेल्प कर रहे हैं, आपकी भी हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की भी हेल्प करते हैं कि किस क्लासेस में क्या कमी है, हम एक दूसरे को फीडबैक देते हैं सर आप ऐसा अगर आप और करेंगे अपनी क्लास में तो आपकी क्लास और अच्छी होगी, या अनुज सर हमसे कहेंगे कि विनय सर आप अपनी क्लास में ऐसा करें तो आपकी क्लास और भी अच्छी होगी। तो ये समन्वय स्थापित, कोऑर्डिनेशन हो गया ना, कोरिलेशन हो रहा है यहाँ पे। फिर मूल्यांकन, मूल्यांकन हो गया कि जब सारी चीजें हमने देख ली, सब कुछ कर लिया, तो हमने उसका एवोल्यूशन किया, एवोल्यूशन मूल्यांकन किया। फिर हमने देखा कि अभी यहाँ पे कमियां हैं, यहाँ पे हमने अच्छा किया, यहाँ पे हम मध्यम टाइप में है, हमने थोड़ा मीडियम किया है, तो सारी चीजों को रिलेट करके फिर हम और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सब समझने के बाद आपको हर एक चीज का पॉइंट व्यू पता होगा कि शैक्षिक प्रबंधन में चीजें होती क्या क्या है, आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका डेवलप हो गया होगा, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इतना जिनको नोट करना है तुरंत नोट करें। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रशासन। प्रशासन के अंतर्गत आपकी 2 चीजें होती हैं, उसमें आपकी आ जाता है शैक्षिक प्रशासन का ढांचा आ जाता है, जिसमें हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी, एनसीटी, एनआईओएस, निपा और आपके बाकी जो संस्थाएं हैं, जैसे आपकी बेसिक शिक्षा एजुकेशन होगी, बेसिक शिक्षा परिषद होगी, तो उनके बारे में बात करते हैं। शैक्षिक प्रशासन का मतलब यही होता है कि जो लोग इनके ऊपर काम कर रहे हैं, किसी विद्यालय से विद्यालय में किसी गवर्नमेंट टीचर की नियुक्ति होती है, तो एक संस्थान है ना एससीईआरटी, उसने नियुक्ति की है, और एससीईआरटी के ऊपर भी एनसीईआरटी है, तो उनकी बात करते हैं। तो आपका प्रशासन वो हो गया, शैक्षिक प्रबंधन में आपका विद्यालय आएगा, प्रशासन में आपकी गवर्नमेंट आएगी। ठीक है, तो प्रशासन में आपकी गवर्नमेंट आएगी, प्रबंधन में आपका स्कूल आएगा। ठीक है, तो स्कूल को कौन मैनेज करेगा, प्रिंसिपल मैनेज करेगा, और गवर्नमेंट की चीजों को कौन मैनेज करेगा, जो संस्थाएं बनाई गई होंगी आपकी राज्य स्तर पर और आपकी देश के स्तर पर जो बनाए होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर बनाए होंगे। तो इसमें आपका स्टेट वाइज आ जाएगा और कंट्री वाइज आ जाएगा, दोनों लोग आ जाएंगे। तो इसमें आपका
कंट्री वाइज आ जाएगा आपका एनसीईआरटी, ठीक है, और आपका स्टेट वाइज आएगा एससीईआरटी, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। एससीईआरटी में आपका फिर आ जाएगा डाइट आ जाएगा, बीएसए आ जाएगा, और आपका बेसिक शिक्षा परिषद आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें आपका एनसीईआरटी आ जाएगा और आपका इग्नू आ जाएगा, एनआईओएस आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इतना नोट करें, फिर उसको मैं थोड़ी डिटेल में बता दूंगा आपको किस ईयर में किसकी स्थापना हुई है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जस्ट आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। बाकी पूरा चीज क्लियर, आप क्लियरिटी आ गई होगी, इसी वजह से मैंने सारी चीजें पहले से नोट कर ली होंगी। क्लास अब आप पूरी देख सकते हैं कि मैं कम से कम रखना चाहता हूँ और ज्यादा से ज्यादा चीजें बताना चाहता था कम समय में, क्योंकि वो चीज आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगी फिर। तो इसके बाद हम सीधा आते हैं कि हम बात करेंगे अब प्रशासन की। तो प्रशासन में आपका फिर यहां से सीधा डिवाइड कर देते हैं राज्य स्तर पर, यहाँ पे आपका डिवाइड कर देते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। प्रशासनिक ढांचा भी लिख सकते हो, ऐसा लिख दो, ठीक है, जो ऑर्डर है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एनसीईआरटी, एनसीटीई, फिर आपका आ जाएगा इग्नू, इग्नू के बाद आ जाएगा आपका एनआईओएस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा बेसिक शिक्षा परिषद आ जाएगा, इसके अंतर्गत भी आपके अंदर में चीजें आएंगी काफी। बेसिक शिक्षा परिषद के बाद आपका एससीईआरटी आ जाएगा, इसको अंदर ना लिखें, यहाँ पे 1 और 2 लिखेंगे, एससीईआरटी, ठीक है। तो राज्य स्तर पे आपका ये काम करेगा और आपका राष्ट्रीय स्तर पे वो काम करेगा। दोनों यहाँ पे थोड़ा वर्डिंग मिस्टेक हो गई है, आगे पीछे हो गया, इसको सही करें जस्ट अब सही है। एनसीईआरटी, एनसीटी, इग्नू, इसमें आपका हो जाता है 1961, इसमें आपका हो जाता है 1995, इसमें आपका हो जाता है 1985, इसमें आपका हो जाता है 1989। ये सारे नोट कर लें, फैक्चुअल हो जाएंगे। बाकी इसकी डेट्स भी है वो अभी भी लिखूंगा। तो बेसिक शिक्षा परिषद में अगर आप देखना चाहें तो बेसिक शिक्षा परिषद में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आर्टिकल 200 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम जो है आपका, नोट करते चले, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं अभी मैं। बेसिक शिक्षा अधिनियम जो आपका है अगस्त 1972, इसके अंतर्गत इस चीज की स्थापना की गई, इस चीज को लाया गया। बेसिक शिक्षा परिषद जो आपके डाइट वगैरह है, बाकी चीजें हैं आपकी, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। डाइट है, बीओ है, अंतर्गत आ जाते हैं आपके, बीएसए होते हैं, बीआरसी होती हैं, ये सब आपका बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत भी काम करता है। एससीईआरटी हो जाता है आपका, एससीईआरटी जो है इसका जो आपका मुख्यालय है वो लखनऊ में है, इसका भी मुख्यालय आपका लखनऊ में है, ठीक है, दोनों का मुख्यालय लखनऊ में है आपका। और यहाँ पे आपका एससीईआरटी जो है वो आपकी गाइडलाइंस जारी करता है टीचर्स के लिए और प्लस स्टूडेंट्स के लिए, कि टीचर्स को कैसे काम करना है और स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाना है। स्टूडेंट्स के लिए पाठ्यक्रम, सिलेबस वगैरह सब आपका एससीईआरटी के द्वारा जारी किया जाता है, जब हम राज्य स्तर पर बात करते हैं। फिर आपका वहां पे एनसीईआरटी आ जाता है जो आपका राष्ट्रीय स्तर पे है। जब हम राष्ट्रीय स्तर की चीजों के बारे में बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पे एनसीईआरटी हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है एनसीटी, एनसीटी आपका हो जाता है 1995, मतलब 1 जुलाई को इसकी स्थापना हो जाती है। एनसीईआरटी आपका हो जाता है जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद, जो बोला जाता है उसका ये हो जाता है प्रशिक्षण परिषद। मतलब एनसीईआरटी पूरे देश के लिए चीजें जारी करता है कि अगर एनसीईआरटी ने टीटी की गाइडलाइंस जारी कर दी कि बच्चे 82 नंबर में पास होंगे रिजर्व कैटेगरी वाले,
और जो 90 नंबर हैं उसके अबव वाले, जो 90 और अबव वाले वो जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में पास होंगे। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस एनसीईआरटी ने जारी की है। इस गाइडलाइंस को राज्य खारिज नहीं कर सकता, राज्य हटा नहीं सकता, राज्य बदल नहीं सकता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको लिखना है। इसका अगर आप हिंदी लिखना चाहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एनसीईआरटी पता रखें कि 1961 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और एनसीईआरटी ही गाइडलाइंस जारी करता है। एनसीईआरटी ही बताता है कि 30 बच्चों पे एक बच्चे का अनुपात का जो रेशियो है वो 1:5 में है, और इसके बाद 40 बच्चों पे एक बच्चों का अनुपात आपका 6 से 8 में है। तो ये चीज आपकी एनसीईआरटी ही बताती है। बाकी कुछ किताबों में ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उससे परेशान हो। बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट नंबर जो होता है वो मैंने अभी आपका लिख दिया है। इसके बाद आपका एनसीटी आ जाता है, जिसकी स्थापना 1995 1 जुलाई 1995 को हुई थी। तो इसको क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसका स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं। अध्यापक की जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि किसी अध्यापक की नियुक्ति कैसे होगी, उसको प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा, उसको अगर विदेश से कुछ चीजें सीखनी है और वो भारत में आके अपनी इंप्लीमेंट करेगा चीजों को, तो वो जो चीजें, वो गाइडलाइंस जो जारी की जाती है, टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो आपकी एनसीटी ही देती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद आपका ये सारा काम करती है। इसके बाद आ जाता है आपका इग्नू। इग्नू हो जाता है 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इंदिरा गांधी के टाइम की बात हो रही है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। जब हम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना आपकी 1995 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य, मेन मोटो है, वो अगर हम जानना चाहें तो इसका मेन मोटो है कि इसकी स्थापना जो है 20 सितंबर को भी बोल देते हैं, जो हमारी डेट है। और इसका जो मोटो है वो आपका हो जाता है कि ओपन तौर से आप अगर बाहर से घर बैठे चीजों को सीखना चाहते हैं, घर बैठे कोई डिग्री लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या कोई भी चीजें करना चाहते हैं, तो आप इग्नू से कर सकते हैं। इग्नू से पढ़ सकते हैं, एमए हो जाए, बीएससी हो जाए, ग्रेजुएशन लेवल से आप सारी चीजें कर सकते हैं। एनआईओएस आपका हो जाता है, जो बोला जाता है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय बोला जाता है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसमें यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का समन्वय है, जिससे बस 1900 इसमें आपका एनआईओएस में ये आ जाता है कि जो अप्रशिक्षित लोग हैं, पुराने टाइम के आपको 1950 से आजादी के बाद जो लोग पढ़ने नहीं गए थे, उनको पता नहीं था, तो उनको चीजें सिखाने के लिए एनआईओएस ने एक कार्यक्रम जारी किया, जिसके अंतर्गत कोई भी अशिक्षित ना रहे और सारे लोगों को इतनी शिक्षा तो मिली जाए कि वो अपने बैंक पासबुक बाकी चीजों में साइन वगैरह या कुछ ऐसी चीज कहीं घूमने चले जाए तो पढ़ तो सके, उन चीजों को समझ सके, पढ़ सकें और सिर्फ अपने अध्यक्ष हस्ताक्षर कर सकें। इतनी नॉलेज देने के लिए एनआईओएस की स्थापना की गई कि कोई भी अशिक्षित ना रहे, सब लोगों तक शिक्षा की चीजें पहुंच जाए। तो प्रशासनिक ढांचा में आपका राज्य स्तर पर ये मैंने सारी चीजें बता दी। आपका बेसिक शिक्षा परिषद जो आपका आर्टिकल है 200 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अगस्त 1972 में जारी किया गया था, ये आपका यहाँ पे हो जाता है। राज्य स्तर की बात करेंगे जब, फिर आपका एससीईआरटी जिसका लखनऊ में आपका हेडक्वार्टर है, वहां पे चीजें आपकी हो जाती है। ठीक है, फिर एनसीईआरटी हो गया राष्ट्रीय स्तर पर, एनसीटी हो गया, इग्नू हो गया, एनआईओएस हो गया, सबकी स्थापना मैंने बता दी। आप खुद कहीं किताब फैक्चुअल अगर पढ़ना चाहिए आपको मिल जाएगा, क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, मैंने कोई ऐसा अलग से नहीं बता दिया आपको। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, फैक्चुअल चीजें होती है वो आपको तो मिल ही जाएंगे ना। इसके पहले जो मैंने बताया था वो चीजें आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। बाकी एनसीईआरटी आपको पता नहीं होगा क्या, एनसीटी पढ़ रहा होगा, इग्नू पता नहीं होगा या एनआईओएस नहीं पता होगा, सब आपको पता होगा, लेकिन अब सिलेबस के अंदर है तो बताना पड़ता है। बाकी ये चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट, 31:41, 41:। ठीक है, बाकी स्कूल जो मैंने शिक्षा प्रबंधन का जो डिफाइन किया, उन चीजों को समझाया है, वो चीज आपके लिए ज्यादा जरूरी थी, तो वो आपका हो गया अभी तक। पूरा आपका टॉपिक बहुत जल्द से जल्द कवर किया गया, पूरा समझाया गया आपको, सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही शिक्षण कौशल को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। ये आपके क्लास नंबर मैंने भी नहीं डाला, शायद 6 नंबर क्लास आपकी है, उसमें डाला नहीं है, तो आपकी एक क्लास या दो क्लास समथिंग इसमें आपकी और बची है, खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी क्लास में वो भी रखूंगा शॉर्ट तरीके में, जैसा आज बताया वैसे अगली क्लास में भी बताऊंगा। अब 15 से 20 मिनट की वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि बड़ी वीडियो कोई देख नहीं रहा है, ये या तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ या आपको चीजें आप पढ़ना नहीं चाह रहे उतना, ऐसा समझ लीजिए। कुछ भी बोले कोई, उससे हमें वो चीज नहीं है, क्योंकि मैं जिस तरीके से चीजें करना चाह रहा था उस तरीके से अगर आपको नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, आप जिस तरीके से खुद चाहें मैं उस तरीके से भी पढ़ाने को तैयार हूँ। अगर आप चाहेंगे इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो मैं इसी तरीके से चीजें समझाऊंगा जैसा मैंने पहले से आपको बताया था। ठीक है, जैसा समझा चुका हूँ। बाकी वीडियो को ऐसे देखते रहें। अगर वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को जोड़ें, और बाकी चीजें आपके लिए और भी बेहतर हम करने वाले, हमारी टीम और भी बाकी चीजें आपके लिए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय, हैव अ गुड डे।